Hello, good morning everybody. I am P. Ranjit, Faculty of History. व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और प्री की तैयारी आपने स्टार्ट कर चुके होंगे। आज का हमारा वीडियो प्राचीन भारत एंसेंट इंडिया पर आधारित रहेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्राचीन भारत पढ़ने के आपके पास क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मेथड है। आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत के क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएं। ये ध्यान रखेंगे प्राचीन भारत में एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ये प्री में भी पूछे जाएंगे और इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत आपको मेंस एग्जाम में कल्चर और सिविलाइजेशन। प्री में क्वेश्चन तो पूछेंगे, जब मेंस का आप एग्जाम देंगे, जब वहाँ पर कल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आर्ट एंड कल्चर, सिविलाइजेशन, इस तरह के सवाल जो वहाँ पूछे जाते हैं, इस सवालों का सवाल का आधार कहीं न कहीं प्राचीन भारत ही है। इसलिए प्राचीन भारत इतिहास के स्टूडेंट के नाते तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो सिर्फ जनरल स्टडीज के नाते पढ़ना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन के नाते पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आर्ट एंड कल्चर जो आपकी प्री के एग्जाम में पूछा जाएगा और जिसकी आवश्यकता आपको मेंस के संस्कृति या ऐसे में भी काम आएगा और मेंस के संस्कृति वाले टॉपिक्स में आपको काम आएगा। जब कल्चर के बारे में आप आंसर लिखेंगे तो कहीं न कहीं आपको इस प्राचीन भारत की आवश्यकता महसूस होगी। तो प्राचीन भारत पढ़ने का अपना एक अलग मेथड है, एक अलग तरीका है। एक तो हिस्ट्री पढ़ने का एक अलग तरीका है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में, कि हिस्ट्री वस्तुतः परिवर्तन और विकास का नाम है। जब तक आप उस परिवर्तन और विकास की धारा को, चेंज और डेवलपमेंट के स्ट्रीम को आप नहीं समझ पाएंगे, वस्तुतः इतिहास ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब भी आप इतिहास पढ़ें तो आपका फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि आखिर परिवर्तन और विकास के बिंदु कहाँ देखने को मिलते हैं और परिवर्तन क्यों हो रहा है। सपोज दैट अगर आपका मान लिया हड़प्पा सभ्यता है स्टार्टिंग फेज, फिर आपने पढ़ा वैदिक सभ्यता, फिर आप पढ़ रहे हैं मौर्य काल, फिर आपने पढ़ा गुप्ता पीरियड, फिर आप पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन का पीरियड, फिर आप पढ़ रहे हैं राजपूत काल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक काल आते थे और वैदिक से मौर्य काल आते थे, मौर्य से गुप्ता काल आते थे, यहाँ से हर्षवर्धन और इस राजपूत काल आते थे। आखिर चेंज और डेवलपमेंट, आखिर चेंज कहाँ कहाँ हुआ है, परिवर्तन के बिंदु क्या क्या हैं, और अगर जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन क्यों हुए, किस वजह से हुए, किस प्रकार का फोर्स उस परिवर्तन लाने में कारक था। जब आप इस फोर्स को आप समझ जाएंगे, वस्तुतः इतिहास आप समझ जाएंगे। तो वस्तुतः इतिहास परिवर्तन और विकास का ही दूसरा नाम है। इसे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करते हो, तो आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि इतिहास कोई आपको इस आईएएस के एग्जाम की पर्पज से, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इतिहासकार नहीं बनना है। वहाँ पर इतिहास के तथ्यों को याद करना, बहुत सारी घटनाओं को याद करना, बहुत सारे बुक्स को पढ़ना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। कुछ ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी और कुछ ऑथेंटिक बुक हैं, उसी का आप अध्ययन करने के बाद एक माइंडसेट बना लेंगे कि आखिर इतिहास में परिवर्तन और विकास क्यों हुए, कैसे हुए, कब कब क्या हुए। तो आपसे यूपीएससी यही अपेक्षा रखती है कि आप इतिहास के एक आईएएस एस्पिरेंट आपसे अपेक्षा रखती है आप इतिहास में परिवर्तन और विकास की धारा को समझ पाए। जैसे हड़प्पा काल है, आखिर परिवर्तन हुआ तो व्यवस्थाएं किस तरह से बनी और किस तरह से बिगड़ी। जब आप इस धारा को समझ पाएंगे, समझ लेंगे, तो वस्तुतः इतिहास आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इतिहास के सवाल भी हल होंगे और ये पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका भी है। उसी क्रम में आज मैं बताने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, उस हड़प्पा सभ्यता की डिटेल से अध्ययन करते हुए हम बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता वस्तुतः एक विलक्षण सभ्यता थी, एक विलक्षण सभ्यता, एक अद्भुत सभ्यता, और एक अर्थ आप ये कह सकते हैं ये भारत की एक विरासत है।
इस सभ्यता को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी है, कई सारे विवाद हैं, कई सारे पहलू हैं। उन पहलुओं को भी अब समझेंगे और फिर आपको लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता कहीं न कहीं भारत की धरोहर है, ये विरासत है। इसे सिर्फ हम एक इतिहास का टॉपिक मानकर, इतिहास का एक अध्याय मानकर, एक शुरुआती दौर मानकर इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक भारत की धरोहर है, एक विश्व विरासत है, ये भारत की विरासत है इसे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता कहीं न कहीं, हड़प्पा सभ्यता की खोज हाल फिलहाल में हुई है। ये आप याद करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर इतने सारे विवाद क्यों हो रहे हैं। इस चैप्टर को लेकर, इस सिविलाइजेशन को लेकर विवाद तब भी हुए थे जब भारत गुलाम था या इस सभ्यता की खोज हुई थी, और विवाद आज की डेट में भी चल रहा है। और कुछ विवाद राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, और कुछ विवाद सोशल और इकोनॉमिकल विवाद है। एक तो इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है, इससे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी इनकी लिपि न पढ़ने की वजह से हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब ये इस सभ्यता की खोज हुई थी, और आपने गौर किया होगा 91, 92 के दौर में इसकी खोज हुई थी, इस सभ्यता की खोज हुई थी, और पता चला था कि विश्व में, भारत में एक इतनी प्राचीन सभ्यता है। तो इस सभ्यता की खोज से ही इसमें दो बातें क्लियर हुई। ये बहुत ही एक तो एक नगरीय सभ्यता थी, और ये एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो जब प्राचीन काल में इतनी विकसित और नगरीय सभ्यता भारत में अवस्थित थी, आप इस गणित को समझें कि, और इस वक्त हम गुलाम थे, परतंत्र थे, औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थे। और औपनिवेशिक शक्ति इस बात को कभी हजम नहीं कर पाएगी कि जिस देश पर हम शासन कर रहे हैं, उस देश में हजारों साल पहले एक विकसित और नगरीय सभ्यता डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। तो कहीं न कहीं उनका एरोगेंस, उनका अहंकार, इनका एम्पेरिस्टिक एरोगेंस, साम्राज्यवादी अहंकार इस सभ्यता की खोज के बाद आ रहा था। तो हम इस बिंदु को भी समझने का प्रयास करेंगे कि औपनिवेशिक इस सभ्यता की खोज औपनिवेशिक काल में हुई थी, जब हम गुलाम थे। हमारे अतीत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, हमारी जो विकसित परंपराएं थी, विकसित खोज थे, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गए थे। हमारी मानसिकता हमें गुलामी मानसिकता की तरफ धकेल दिया गया था। उस वक्त इस सभ्यता की खोज ने उस औपनिवेशिक धारा को, जो ये दावा करती थी कि सभ्यता और संस्कृति की खोज हमारे मुल्क से हुई है, हमारे देश से हुई है, ये जो भारत जैसे तमाम देश हैं वो बर्बर हैं, गुलाम हैं, इन्हें सभ्यता की कहाँ जानकारी है। व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी, हम जो श्वेत लोग हैं, मेरा कार्य है, मेरा वर्क है इन अशिक्षित लोगों को सभ्य बनाना। ये बर्बर हैं, अशिक्षित हैं, जंगली हैं, इन्हें सुशिक्षित करना, इन्हें आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। तो कहीं न कहीं वो जो थ्योरी थी, उस थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। अब वो किस मुंह से कह सकते थे कि आप बर्बर हैं, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। तो एक तो विवाद शुरुआती दौर से चला रहा है कि हमने दिखा दिया था कि विश्व विरासत को, विश्व के तमाम देशों को, वैश्विक स्तर पर कि कहीं न कहीं हमारी सभ्यता आपकी सभ्यता से पुरानी है। हम उस वक्त सभ्य थे जब आप सभ्यता के दौर में ही नहीं थे। एक तो विवाद खड़ा हो रहा है। दूसरा विवाद, जब इस सभ्यता की खोज हुई थी,
आपको इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, होगी भी। जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो हड़प्पा नामक शहर से इस सभ्यता की खोज होती है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है। जब इस सभ्यता की खोज हुई थी शुरुआती दौर में, तो ज़्यादातर जो शहर थे, सिटी थे, वो इंडस वैली या सिंधु नदी के पास स्थित थे, सिंधु नदी के पास स्थित थे। लेकिन वर्तमान काल में आपने गौर किया होगा, देखा होगा, ज़्यादातर शहर घग्गर, हाकरा नदी के पास स्थित है, जिसे आमतौर पर सरस्वती नदी की संज्ञा दी गई है। ये राजस्थान के क्षेत्र में ये नदी बहती है, हाकरा नदी, और आमतौर पर ऐसा माना गया कि जो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, जो 5-6 साल पहले समाप्त हो चुकी थी, जो धरती के अंदर समा गई है, वो यहीं से निकलती थी और फिर जाके इलाहाबाद के पास, गंगा यमुना के पास इनका संगम होता है। तो कहीं न कहीं इस सरस्वती नदी की जो धारा है, विचारधारा है, सरस्वती नदी के पास ही इस सभ्यता के ज़्यादातर नगर मिलने की वजह से अब इसके नाम सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता रखा जाना चाहिए, या सरस्वती नदी से इस सभ्यता की पहचान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस बात की हो गई कि सरस्वती नदी को हम भारत ने हिंदू मैथोलॉजी से जोड़ लिया। ये भारतीय जो थे, हम लोगों ने इसे हिंदू मैथोलॉजी से जोड़ लिया, और ये इंडस वैली ये पाकिस्तान के पास स्थित है, तो हमने इसे पाकिस्तान से जोड़ लिया। और सिंधु नदी आपने गौर किया होगा, ज़्यादातर नगर उधर चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो एक विवाद ये भी खड़ा हो गया कि इसे सिंधु नदी घाटी कहा जाए या सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहा जाए। खैर, लेकिन आपको इन विवादों में नहीं पड़ना है, ये राजनीतिक विवाद है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ना आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक आपको पता होना चाहिए, जो आपको बता दिया गया, कि कम से कम ये नॉलेज भी हो कि सरस्वती नदी घाटी कहने के पीछे क्या रीजन थे। वो कुछ अति राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं, जो इस तरह की बात उठाया करते हैं, जिसके आपके एग्जाम के लिए जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और दूसरी बात, जब आप हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, ये सभ्यता एक बहुत ही विलक्षण सभ्यता थी। इस सभ्यता की भी चर्चा करेंगे। इस सभ्यता की चर्चा करते हुए इनके सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपके सवाल किस तरह से बनते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को जब भी आप इतिहास को पढ़ते हो, यूपीएससी के एक्सपीरियंस, आईएएस के एक्सपीरियंस के नाते, तो सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ना, इस हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ अकेले हड़प्पा सभ्यता समझ के नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर था, हमने इसे पढ़ लिया। सवाल आप किस तरह नहीं आएंगे, ये कुछ सवाल ऐसे होंगे जो करंट से भी जुड़े होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो ज्योग्राफी से जुड़े होंगे, भूगर्भ शास्त्र से जुड़े होंगे, जियोलॉजी से जुड़े होंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो समाजशास्त्र से जुड़े होंगे। इसका तात्पर्य निकला, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो हिस्ट्री में वही बताया, चेंज और डेवलपमेंट, जब तक आप पूरे एक समग्र रूप से हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक सवाल आपके नहीं बनेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक सवाल पूछा गया था, जैसे आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, मोदी जी की एक योजना थी, स्मार्ट सिटी योजना। आपने गौर किया होगा, पढ़ा भी होगा आपने जीके के संदर्भ में, स्मार्ट सिटी योजना, जो कि मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब एक सवाल पूछा गया था, आज की नगरीकरण, टाउन प्लानिंग, नगरीकरण, और हड़प्पा काल के जो नगरीकरण थे, हड़प्पा काल के नगरीकरण से आज के नगरीकरण में हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये सवाल स्मार्ट सिटी की से जोड़ते हुए पूछा गया था कि जो हड़प्पा काल के नगरीकरण थी, उसमें ऐसी क्या क्या फीचर्स थे, ऐसी क्या विशेषताएं थी जिससे हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं। ये तुलनात्मक हो गया। आपको हड़प्पा काल के नगरीकरण की बातें ही पता होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी की इस वक्त की बातें पता होनी चाहिए, तब आप तुलना करके बता सकते हैं ये सब अच्छी बातें थी जिसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, इसके अलावा
व्यवस्थित हो, टाउन प्लानिंग व्यवस्थित था वहाँ पे। सड़कें पॉल्यूशन का या प्रदूषण का, या सड़कें जो थी दरवाजे थे सड़क की तरफ में खोल के पीछे खोलती थी, ये बात आप बताएंगे। तो ये सब बताते हुए ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब बताने के प्रयास के बाद आप बता पाएंगे कि आज के नवीकरण में भी हम वो बातें सीख सकते हैं जो हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। इसलिए आपका हिस्ट्री पढ़ने का एक मैं ये बता रहा था कि हिस्ट्री सिर्फ आप हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर था, हमने पढ़ लिया हड़प्पा काल के समाज में ये सब बातें थी, पॉलिटिकल ये बातें थी, राजनीतिक ये बातें थी, आर्थिक ये बातें थी, बल्कि आपको एक विश्लेषण करना है, एक समग्र दृष्टिकोण, एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, जहाँ पर आप हड़प्पा काल की तुलना आज से भी कर सकते हैं। हड़प्पा काल की व्यवस्था की तुलना वैदिक काल से कर सकते हैं, वैदिक काल की मौर्य काल से करते हैं। जब तक आप तुलनात्मक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक आपको इतिहास के सवाल ही नहीं बनेंगे आपको। अब उसको आप ऐसे एक सवाल और देख लेते हैं, और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भी ध्यान रखेंगे, जो हमारी यहाँ क्लास होगी, अब क्लास व्यवस्थित क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन बेस सरकार ने ऑर्डर दे रखा है, तो हमारी व्यवस्थित क्लास 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, 20 तारीख से आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये सूचना ही मुझे देना था, मैं बता दिया कि हमारे और बाकी बातें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से आपको बता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक सवाल पूछा गया था 2006 में, समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पा कालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। समझाना है आपको कि क्या थे कि हड़प्पा कालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। मोस्ट ऑफ हड़प्पा कालीन सिटीज लवणीय साल्टी रीजन में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, साल्टी क्षेत्र या साल्टी रीजन में स्थित है। ऐसी क्या वजह है कि मोस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेस्ट ऑन साल्टी रीजन। तो इस जब आप इस सवाल का आंसर लिखेंगे, तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि आपने कहीं इतिहास में पढ़ा हो, आप बताइए कहीं पढ़ा है आपने ऐसा क्वेश्चन? आपको इतिहास की किसी किताब में या किसी चैप्टर में, किसी कहीं जगह आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा। ये सवाल पूछा इसलिए गया है क्योंकि आपको इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। कि सपोज दैट आपने, अब ये सवाल पूछा गया है, मान लिया कि ये जो हड़प्पा काल यहाँ पर स्थित है, हड़प्पा काल में ज्यादातर नगर जो है वो साल्टी क्षेत्र में, रीजन में, अर्ध शुष्क जहां बारिश कम होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्यों स्थित है, क्यों स्थित है? तो इस ऐसा सवाल ना आपने कहीं पढ़ा होगा। इस सवाल कहीं ना कहीं एक तो कॉमन सेंस की जांच करती है, आपकी कॉमन सेंस, आपको व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल बुद्धि हो, और इसके साथ साथ जब तक आपको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं हो, कुछ भूगोल भी नहीं जानेंगे, तब तक ये सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो इस सवाल में आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर बाद में और चर्चा करेंगे इसकी। हम इसी चर्चा हम इसका आंसर लिख के भी बताएंगे, दिखाएंगे। अभी फिलहाल मैं एक समझाने के पॉइंट से समझा देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इतिहास में बहुत सारे अप्रोचेज हैं। अगर आप मैप को विजुलाइज कर लें, जब आप इस साइड में रहते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में, तो वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जैसे ही आप अपर गंगा रीजन में इधर जाते हैं, फिर मिडिल गंगा क्षेत्र में जाते हैं, फिर आप ब्रह्मपुत्र नदी के पास जाते हैं, तो जैसे ही आप इधर बढ़ते चले जाते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जो वर्षा की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। ये तो आप पढ़ाई होगा आपने। तो जब यहाँ वर्षा की मात्रा कम थी, तो जब आपको पता है पानी की जरूर आवश्यकता हो, जल की आवश्यकता सबके लिए है, तो वो
कहीं न कहीं ये नदी के पास ही स्थित रहते थे, क्योंकि नदी के पास ही इन्हें पानी की उपलब्धता मिल सकती थी। इससे ज़्यादातर शहर जो थे वो नदी के पास स्थित थे, क्योंकि बारिश कम होती थी। उस ज़माने में उतनी वाटर हार्वेस्टिंग का उनको उतना पता भी नहीं होगा। एक दो शहर में किया गया था, वो भी बाद के चरण में देखने को मिलता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग या जल को संरक्षण रखने की तकनीक उतनी उन्हें मालूम थी नहीं, और थी भी तो बहुत बाद के चरण में देखने को मिलता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होने की वजह से वो उस जगह पर नहीं रह सकते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो। तो मजबूरी बस पानी की उपलब्धता के लिए उन्हें कहीं न कहीं नदी का सहारा लेना पड़ता था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप जब मगध के क्षेत्र में आते हैं, आपने देखा होगा मगध के क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आर.एस. शर्मा ने इस पर खोज भी की थी कि मगध के क्षेत्र में, इस गंगेटिक के इलाके में आखिर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे तालाब होते हैं और यहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी जलोढ़ होती है, तो बहुत छोटे छोटे तालाब होते हैं। यहाँ कुआं खुदवाना भी आसान था बाद के दिनों में, इसलिए यहाँ पर नदी के किनारे रहने की कोई बाध्यता नहीं थी। इसलिए जब आप यहाँ से इस क्षेत्र से मगध के रिजमा पढ़ेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि कुएं की जो कुआं थी वो नदी के विकल्प के रूप में काम कर रहा था। तो कुएं बना के पानी की उपलब्धता को, पानी की जरूरत को पूरा कर लेते थे। तो यहाँ पर इन्हें नदी किनारे रहने की जो बाध्यता थी, इस जगह पर उन्हें नहीं थी। लेकिन इस जगह पर नॉर्थ वेस्ट इलाके में नदी किनारे रहने की उन्हें बाध्यता थी, क्योंकि पानी के लिए कहाँ जाते वो। इसके अलावा यहाँ का आपने देखा होगा, जो कुछ आज के डेट में भी, उस जमाने में भी वर्षा कम होती थी, इसलिए लवण साल्टी, जो मेरोस्था की भूमि होती है, साल्टी भूमि होती है, लवणीय भूमि होती है, इसलिए ये लवणीय भूजल वाले स्थित इनकी व्यवस्था में रहते थे। लेकिन जब इधर आएंगे, इधर की जो बारिश खूब होती थी और इधर की जो मिट्टी थी काफ़ी उर्वर होती थी, इसलिए यहाँ से यहाँ पे आते हुए इनके फसल अपनाने की प्रक्रिया, फसल उपजाने की प्रक्रिया हो, रहने की स्थिति हो, ये सब बदल जाता है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन सवाल आपका जो पूछा गया था, इसका आंसर ये बताएंगे कि इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। हम जैसे जैसे ऊपरी गंगेटिक इलाका, मिडिल गंगेटिक इलाका, लोअर गंगेटिक इलाका और फिर ब्रह्मपुत्र रीजन में आते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इसका फायदा हमें अवश्य जनसंख्या प्रसार में भी देखने को मिलता है, और कहीं न कहीं नदी किनारे रहने की जो बाध्यता थी वो धीरे धीरे इस मगध के क्षेत्र में आते आते समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए ये सवाल पूछा गया था। ये सवाल पूछने का, बताने का तात्पर्य मेरा ये था कि आपको इतिहास में सिर्फ रटने से, एक पक्षीय सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, या फिर आप जब तक आप चेंज डेवलपमेंट को नहीं पढ़ेंगे तब तक सवाल हल नहीं होंगे। इससे सवाल, इतिहास के सवाल भी इस तरह से होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। खैर, उस पर भी हम आएंगे। और इसलिए आपने गौर किया होगा, एक बात और गौर करेंगे, यहाँ पे तांबा और कांसा, यहाँ पर जो यूज किया गया था, जो धातु यूज किया गया था, वो तांबा और कांसा था, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत, इसे खोदने के लिए लोहे की उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मरुस्थलीय भूमि थी, लवणीय भूमि थी। और जब इधर हम आते हैं तो इधर बिना आयरन के, लोहे की, हम इधर की मिट्टी को खोद नहीं सकते हैं। इसलिए 1000 BC आते आते जब गंगेटिक क्षेत्र में जब लोहे की खोज हुई, तभी गंगा के प्रदेशों में या गंगा यमुना के दोआब की तरफ हमारा प्रसार बढ़ता है। हालांकि इस पर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये कहा जाता है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि लोहे की खोज ने ही मगध के क्षेत्रों में या मगध का क्षेत्र का प्रचार प्रसार किया। और इधर लोहे की आवश्यकता थी नहीं, वहाँ की भूमि उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती थी, उसको खोदने के लिए लोहे की उपकरण की आवश्यकता पड़ती हो, तो तांबे कांसे से यहाँ पर काम चल गया। तो इस विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती हो, और जो हम धीरे धीरे आपको क्लास के माध्यम से पढ़ाते पढ़ाते आपका
अपने आप ये दृष्टिकोण आपको उस रेंज में, आपको बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का मकसद, पढ़ाने का मकसद है कि आपको इतिहास में इंटरेस्ट हो, रुचि हो। क्योंकि बगैर इतिहास पढ़े, बगैर हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिए आप आईएएस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत आपको कल्चर में, ऐसे लिखने में, इंटरव्यू में, या हिस्ट्री सब्जेक्ट के दौरान, या फिर जनरल स्टडी बहुत सारे सवाल बनाने के दौरान आपको मिलेगी। इसलिए कम से कम हिस्ट्री को मजबूत करना आपकी अनिवार्यता भी है। हिस्ट्री के सारे फैक्ट, कंसेप्ट, हिस्ट्री के जो गुथी हुई कहानियाँ हैं, पहलू हैं, उनको ढंग से समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, और बाकी सारे समसामयिक घटनाओं भी की भी तकीका तभी आप कर पाएंगे जब आप इतिहास का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर चुकेंगे। इतिहास की संकल्पना, इतिहास की अवधारणा, इतिहास का कंसेप्ट अगर क्लियर है, तभी आज आपके करंट अफेयर्स के सवाल भी आप बना पाएंगे। इसलिए इतिहास को नेगलेक्ट ना करें। यूपीएससी के एग्जाम के नाते ये मेरा कहना है कि इतिहास के माध्यम से ही यूपीएससी की जो आपकी सिलेक्शन की जो रास्ता है, यहीं से निकलेगा आपको। खैर, अब हम हिस्ट्री, अगर हम हड़प्पा सप्ताह को पढ़ते हैं तो आपको ये बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि जब हड़प्पा सप्ताह को पढ़ते हैं तो बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, हड़प्पा सप्ताह के राजनीतिक विस्तार, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य, उसकी धार्मिक स्थिति को पढ़ते रहते हैं। लेकिन हड़प्पा सप्ताह को पढ़ने से पहले आपको उनके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की भी जानकारी होनी चाहिए। और फिर हड़प्पा सप्ताह का बाद के दिनों में क्या क्या योगदान रहा, बाद के दिनों में, आने वाले दिनों में किस प्रकार से इसका योगदान रहा और किस प्रकार से ये फलीभूत हुई, ये दोनों पहलू की आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो तभी आप हड़प्पा सप्ताह को समझ सकते हैं, या किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं। उसके पीछे के इतिहास के साथ साथ उसके आगे की भी भूमिका भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर हड़प्पा सप्ताह के उदय से पहले क्या स्थिति थी। जब आप पूरे कंसेप्ट को एक समग्र रूप से समझेंगे तभी आपका सवाल भी बनेगा और आपके इंटरेस्ट भी पैदा होगा आपको। तो अभी हड़प्पा सप्ताह पढ़ने से पहले आप इस बात को सोचिए कि मानव की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। आपने गौर किया होगा, एक बंदर था, या कपि से या बंदर से हम ये मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई है। और हालांकि इस पर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है। अब ऐसा मानना, कुछ वैज्ञानिक हैं कि इस धारणा को खंडित भी करते हैं, लेकिन आज तक, अभी तक ये आमतौर पर ये मान्यता है कि बंदर से ही, विशेष बंदर से ही, कपि से ही इस मानव का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ है। और जो मानव था, उस बंदर था, उस बंदर का नाम था रामापिथेकस। ये इतिहास में इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्रम को समझने के लिए, क्रमगत इतिहास के विवरण को जानने के लिए आपको थोड़ा सा जियोलॉजी या भूगोल शास्त्र या बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस 1 मिनट का काम है, आप इसको समझ लें, फिर आपको हड़प्पा सभ्यता या जो न्योलिथिक पैलोलिथिक एज है उसको समझने में आसानी होगी। ये छूट जाएगा तो उधर भी आप समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए 1 मिनट का काम है, आप समझ लें। हालांकि इसकी चर्चा जो साइंस के सर हैं या ज्योग्राफी के सर हैं वो डिटेल से करेंगे आपको। लेकिन रामापिथेकस वो बंदर था, ये आप उसको मान लीजिए 50 लाख BC, 50 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में ये बंदर पाया जाता था। और इसी बंदर की एक शाखा थी आस्ट्रेपिथेकस, जो कुछ दिनों के बाद इसी बंदर की एक शाखा, कपि की शाखा, ये मान लीजिए इसको मंकी मान लीजिए, ये मैदानी इलाकों में आ गया। और उस बंदर का नाम था रामापिथेकस। 20 लाख साल पहले, 20 लाख BC ये बंदर डिजर्ट से, पहाड़ी इलाका से मैदानी इलाके में इनका प्रवेश होता है। मैदानी इलाके आते, इसके बाद का क्रम भी आप देखेंगे, आप नेट पर या कहीं पर इसको फोटो भी देख सकते हैं। नियांडरथेल, फिर
क्रोमोगैनन, फिर होमो इरेक्टस, और फिर होमोसेपियन। ये क्रम है, हल्का सा आप याद कर लेंगे, है ना। ये 40,000 BC का वक्त है। ये जो मानव का, ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, सब विकास हुआ है, उसमें सब बंदर से विकास माना जाता है। उस बंदर का नाम था रामापिथिकस, जो आज से 50 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। बंदर की यही शाखा, एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मैदानी इलाकों में आ जाती है। अब देखिए फर्क समझिए, जब वो मैदानी इलाके में आते हैं तो उन्हें, अब वो जो बंदर कल तक चौपाई जानवर था, इस तरह से था, वो धीरे 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 मेहनत करते करते 2 पैर पर खड़ा होना सीखता है। आप किसी भी जानवर को आप आज भी देख सकते हैं, वो 2 पैर पर खड़ा नहीं होता है। ये जो बंदर था, जो मैदानी इलाके में आ गया था, वो 2 पैर पर खड़ा होना सीखता है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो आगे बढ़ते बढ़ते वो 2 पैर पर खड़ा होना सीख लेता है। ये विकास को दर्शाता है, इवोल्यूशन को दर्शाता है कि उसके मुंह छोटे होते चल जाते हैं, जबड़े छोटे होते चल जाते हैं, और धीरे धीरे वो 2 पैर पर खड़ा होना सीख लेता है। 2 पैर पर खड़ा होने सीखने की वजह से इसमें 2 फर्क आ जाते हैं। इसकी ब्रेन में जो सूरज की प्रकाश से सनलाइट है और डायरेक्ट पड़ती है, सूरज का प्रकाश, इससे इसके ब्रेन काफी एक्टिव रहते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले मानव के ब्रेन ज्यादा एक्टिव ही रहते हैं। दूसरी, इसके हाथ फ्री हो जाते हैं, फ्री हैंड होने की वजह से बाकी जानवर जो काम अपने सर से करते हैं, किसी को मारना हो, रक्षा करना हो, वृक्ष पे चढ़ना हो, फल तोड़ के खाना हो, उस आपने गौर किया, सारा काम वो सर से करते हैं, और मानव के सारे काम हाथ से होते हैं। इस फ्री हैंड होने की वजह से, फ्री हाथ होने की वजह से मानव ने अपने ब्रेन को फ्री कर दिया। उसके जो ब्रेन थे वो फ्री हो गए। जब ब्रेन फ्री हो गए तो ब्रेन सिर्फ एक ही काम करता था, वो था सोचने का काम, थिंकिंग का काम। तो आपने साइंस में एक छोटी सी थ्योरी पढ़ा होगा, जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज करेंगे, जिस अंग का हम ज़्यादा यूज करेंगे, वो अंग डेवलप होता चला जाएगा, और जिस अंग का हम यूज करना बंद कर देंगे, वो अंग काम करना बंद कर देगा। यहाँ भी ये घटना, यही बात हुई, ये हमने ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा किया, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग पावर ज़्यादा बढ़ गई, और ब्रेन पर सूर्य की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट पड़ती थी, मान लें सपोज आप देख लें, और जिसकी वजह से हम थिंकिंग करते करते हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बाकी जानवर वहीं से वहीं रह गए। क्योंकि 2 पैर पर खड़ा होना ये बहुत बड़ी क्रांति थी। आप देखिए कोई भी जानवर 2 पैर पर खड़ा नहीं हो पाता है, तो हमने 2 पैर पर खड़ा होकर बाकी जानवरों से अपनी स्थिति भिन्न कर ली, जिसका फायदा हमें आज मिला। आज देखिए मानव चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंचने वाले हैं, मंगल तक पहुंच गए, और जानवर वहीं का वहीं रह गया। इसी 2 पैर पर खड़ा होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि हमने अपनी स्थिति बाकी जानवरों से बहुत आगे कर ली। जबकि सभ्यता के विकास के दौर में, जब नेचर का विकास हुआ था, प्रकृति का विकास हुआ था, तो मानव भी कमजोर था, लेकिन हमने अपनी दृढ़ता से, आत्मविश्वास से 2 पैर पर खड़ा होकर हमने हाथ को फ्री कर लिया। सारे काम हम हाथ से करते हैं, पकड़ना, मारना, छूना, फल तोड़ना, और फिर हमने हमारे उसी हिसाब से नेचर ने हमारे मुंह छोटे होते चले गए, जबड़ा छोटे होते चले गए, और फिर धीरे 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 मानव की शक्ल में हम आ गए। ये 2 वजह थी काम किया था, एक हमारा फ्री हाथ का मुक्त होना, और दूसरा हमारी ब्रेन का हमने इस्तेमाल ज़्यादा किया। अब बाकी जानवर देखिए ब्रेन में ही लगे रहते हैं, किसी को मारना हो, कुछ भी करना हो, तो उसकी ब्रेन उतनी फ्री नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उतना डेवलप नहीं कर पाता। इस क्रम को भी याद रखेंगे, और 40,000 BC आते आते आदि मानव की उत्पत्ति होती है। आदि मानव की उत्पत्ति 40,000 BC आते आते होती है, और इसी आदि मानव ने बाद के दिनों में बड़े बड़े सभ्यताओं का, साम्राज्य का विस्तार किया।
तो इस आदि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। इससे नहीं, आदि मानव की होमो सेपियन की जो उत्पत्ति हुई है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होती है। होमो सेपियन का आदि पूर्वज आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मान सकते हैं, जो कहीं न कहीं अफ्रीकन जंगलों में पाया जाता था और कहीं न कहीं ये फ्री हाथ करना धीरे धीरे शुरू करता है। ये इवोल्यूशन का रूप होता है। हमें यहाँ इस शक्ल में आने में, इस व्यवस्था में आने में करीब 50 लाख साल लग गए। खैर, जब ये व्यवस्था हुई, जब हम आदि मानव के रूप में व्यवस्थित हुए, इस आदि मानव ने विश्व में 4 जगह, 4 अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति का विकास किया। ये 4 अलग अलग जगह हैं। एक नाइल नदी, नील नदी के पास अफ्रीका में, एक दजला फुरात मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में, एक वांगो नदी के पास चीन के पास, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है, एक भारत के क्षेत्र में विकसित हुई। तो इसी आदि मानव ने बाद के दिनों में 4 अलग अलग सभ्यता का विकास किया। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा कालीन अवस्था, हड़प्पा काल। इस सभ्यता को 3 नाम दिया जाता है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जब खोज हुई थी तो ज़्यादातर शहर सिंधु नदी के पास ही स्थित थे। इसी सभ्यता का दूसरा नाम, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज न रहेंगे। इसी सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है ना। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ये सब एक ही सभ्यता के नाम है, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। ये एक ही सभ्यता के 3 अलग अलग नाम है, इंडस वैली, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता। जब इसकी खोज हुई थी तो सबसे ज़्यादा शहर, अभी आपको बताया मैंने, इस सिंधु नदी के पास स्थित थे। लेकिन आज के डेट में वो राजस्थान की घग्गर हकरा नदी के पास इसके ज़्यादातर शहर स्थित हैं। इसलिए इसका एक विवाद भी चल पड़ा। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी से बदलकर सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर देना चाहिए था। लेकिन अभी ये विवाद है। अभी आप हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम लेकर पुकारेंगे और उस कंट्रोवर्सी में, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ सिंधु नदी घाटी सभ्यता एक बहुत ही विलक्षण सभ्यता थी, अद्भुत सभ्यता थी। इसने पूर्व में जो सारी धारणाएं थी, प्राचीन काल सारी धारणाओं को, व्यवस्था को, पहलू को तोड़ने का काम किया। आपने गौर किया होगा 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में 3 ऐसी घटनाएं घटी। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौर में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। आपको गौर का, उस वक्त हम गुलाम थे, औपनिवेशिक शक्तियों के गुलाम थे, दास्ता के अधीन, दास्ता में थे। लेकिन हमारे देश की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। ये गरीब देश थे। तो लेकिन 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और 3 घटनाओं की वजह से हमारा नाम भी, हमारे देश का नाम भी उजागर हुआ। जिसमें सबसे पहली घटना थी महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह। वो अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट के माध्यम से जिस प्रकार से उन्हें मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, वो विश्व इतिहास में अतुलनीय है। तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी की सत्याग्रह या महात्मा गांधी के आंदोलन ने भी विश्व बिरादरी का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। इसके साथ साथ एक दूसरी घटना थी शिकागो सम्मेलन। जब शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में विवेकानंद के माध्यम से, विवेकानंद के द्वारा, उस वक्त भी और शिकागो सम्मेलन में उन्होंने वेदांतिक दर्शन की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई। उस वक्त भी कहीं न कहीं हिंदू दर्शन या वेदांतिक दर्शन का, वेद की, इनके भाषण की वजह से, इनके स्पीच की वजह से, इनके मजबूत
वास्तव में उन्होंने जो वेदांती दर्शन की व्याख्या की, उस व्याख्या की वजह से भारत का नाम गौरव हुआ। इसी वक्त 1904-05 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी खोज होती है। ये ध्यान रखेंगे, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की खोज होती है 1905 में अर्थशास्त्री के माध्यम से। अर्थशास्त्री इस खोज करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने भी इस धारणा को बदल दिया। पहले यह माना जाता था, पूर्व निर्मित ये धारणा थी कि मैकियावेली की प्रिंस से ही पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र का जन्म हुआ है। मैकियावेली के प्रिंस के माध्यम से पॉलिटिकल धाराओं का, पॉलिटिकल विचारधारा का, राजनीतिक संकल्पना का, राजनीतिक विज्ञान का उदय होता है। लेकिन ये धारणा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज के बाद विखंडित हो जाती है। तो एक तो पुस्तक के माध्यम से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज के माध्यम से, एक महात्मा गांधी के राजनीतिक आंदोलन की वजह से, और एक शिकागो धर्म सम्मेलन में धार्मिक वजह से, एक राजनीतिक वजह से, पॉलिटिकल अप्रोच और एक साहित्यिक अप्रोच, इन तीन घटनाओं ने कहीं न कहीं भारत का ध्यान विश्व बिरादरी की ओर खींचा। और उसी संदर्भ में उसी वक्त हड़प्पा सभ्यता की भी खोज होती है। उसी वक्त हड़प्पा सभ्यता की भी खोज होती है। मेरा कहने का तात्पर्य निकला कि 20वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में या 1904-05 के दौरान 3-4 ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने भारत का नाम रोशन कर दिया। वो चाहे राजनीतिक रूप से महात्मा गांधी का आंदोलन हो, विवेकानंद का शिकागो में ऐतिहासिक भाषण हो जिसके माध्यम से वेदांतिक दर्शन ने स्थापना की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज जिसने इस धारणा को खंडित कर दिया कि मैकियावेली की रचना ही सबसे प्राचीन और सबसे ओल्डेस्ट रचना है पॉलिटिकल साइंस के को समझने के लिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने इस धारणा को भी विखंडित कर दिया। हमने तो 3000 साल पहले, 2-3-2.5 साल पहले अर्थशास्त्र की रचना कर दी और पॉलिटिकल साइंस की रचना कर दी। और उसी क्रम में हड़प्पा काल की भी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज ने, ये 4 ऐसी घटनाएं थी जिसने कहीं न कहीं औपनिवेशिक शक्ति इंग्लैंड को, खासकर ब्रिटेन को, इस सोचने पर विवश कर दिया कि भारत जिसे हम हल्के में ले रहे थे, उसकी जड़ें, उसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जड़ें काफ़ी मजबूत थी। तो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ें, इस बैकग्राउंड को भी याद रखेंगे कि हमें हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट है। उसी वक्त 2-3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने हमारे भारत की गौरव को, उसके प्रिविलेज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें एक हड़प्पा सभ्यता भी थी जो इस धारणा को, ब्रिटेन की इस धारणा को तोड़ देती है कि हिंदुस्तान पे हमारे शासन करने का मुख्य मकसद यहाँ सभ्यता का विकास करना है। यहाँ पे ये जो बर्बर हैं, आदि युग में रह रहे हैं, आदमी युग में रह रहे हैं, इन्हें सभ्य बनाना है। हम तो 4000-5000 साल पहले सभ्य थे। तो कहीं न कहीं ये धारणा यहाँ पे टूटती है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज ने हमें एक गौरव प्रदान किया। हमें उस गौरव से, हम उस हड़प्पा सभ्यता की खोज ने हम अतीत के माध्यम से अपने को गौरवान्वित महसूस किए। नहीं तो हमारी मानसिकता, हमारी जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, वो गुलामी में रहते रहते हम गुलामी मानसिकता के आदी हो गए थे। लेकिन विश्व बिरादरी में रची गई इन 4 घटनाओं ने ब्रिटिश काल इस धारणा को खंडित कर दिया कि हम गुलामी मानसिकता में ही हमेशा रहें, बल्कि हमें ये हम गौरवान्वित हुए कि नहीं, हमारा अतीत काफ़ी सुनहरा है। जब भी हड़प्पा सभ्यता को, इसलिए मैंने आपने बताया था, हड़प्पा सभ्यता एक विलक्षण सभ्यता है। इसे जब भी आप पढ़ें, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करें, इस विलक्षणता को ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कोई साधारण सभ्यता नहीं है, बल्कि साधारण लोगों के द्वारा स्थापित ये एक विलक्षण सभ्यता है, एक अद्भुत सभ्यता है। और खासकर इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज भी हम सीख सकते हैं, और इस दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें जिसे आप इसकी में चर्चा डिटेल से करेंगे, है ना। सपोज इट
अगर हड़प्पा सभ्यता की विलक्षणता की बात करें तो इसका बेस्ट से बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, नाली प्रणाली, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज प्रणाली, जो आज भी भारत में आज भी किसी शहर में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, उस व्यवस्था को हमने 5,000 साल पहले ही बना चुके थे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टाउन प्लानिंग, इनकी टाउन प्लानिंग जब हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी टाउन प्लानिंग आज हमारी जो टाउन प्लानिंग है इससे कई गुना बेहतर थी, और हम सीख सकते हैं उनकी टाउन प्लानिंग से, हम सीख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम उनसे, हम सीख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। और चौथी बात, समतामूलक समाज, समतामूलक समाज और शांति प्रियता, पीसफुली, शांति प्रिय, ये हड़प्पा सभ्यता आज अगर मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की बुनियाद थी, तो बाद में गांधी हो, महात्मा हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जिसने शांति का पाठ पढ़ाया, वो सभ्यता भी शांति प्रिय थी। उसमें युद्ध के साक्ष्य, लड़ाई झगड़े के साक्ष्य, हमले के साक्ष्य, आक्रमण के साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उस सभ्यता ने हमें शांति प्रियता का भी पाठ सिखाया। उस सभ्यता ने हमें सिखाया, आप गौर करेंगे हड़प्पा काल में बहुत बड़े बड़े किले देखने को नहीं मिलेंगे, ये राजप्रसाद है, ये महल है, यहाँ राजा रहता होगा, कोई अधिकारी रहता होगा। जो भी व्यवस्था है वहाँ पर आम आदमी के सबके समान है, पब्लिकली है, पब्लिकली स्नानागार है, पब्लिकली अन्नागार है, पब्लिकली पूजा घर है, पूरा पूजा घर है, सार्वजनिक स्नानागार हो या अन्नागार हो, तो सब मिलकर रहते थे। सम्मिश्रण का भाव, ये भी उनसे सीख सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और टाउन प्लानिंग तो बहुत ही बेस्ट थी। इसके साथ साथ इसकी सबकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विलक्षण क्यों थी। इसमें एक पॉइंट और है, इस हड़प्पा सभ्यता का उदय, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का 40,000 साल में आदि मानव की उत्पत्ति होती थी। मैंने अभी आपको चर्चा की, आपके सामने चर्चा की। और 6000 BC, 6000 BC में मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत होती है। हालांकि एक विवाद यह है कि मेहरगढ़ के बजाय यूपी के लोधा नाले में से माना जाता है, लेकिन फिलहाल आप तो अभी मेहरगढ़ को ही मानेंगे। तो 6000 BC में मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत होती है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो कृषि की शुरुआत, पैदावार की शुरुआत, फसल की शुरुआत उपजाने की हम 6000 BC से करते हैं। और 3000 BC के बाद, 3000 सालों के बाद एक बहुत ही विकसित, सबसे बड़ी, भव्य नगरीय सभ्यता हम खड़ा कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो 3000 साल का विकास है, आपको समझना पड़ेगा इस विकास के जुनून को, डेवलपमेंट के तरीके को, डेवलपमेंट के विकास की प्रक्रिया को, कि आखिर 3000 साल में इतनी विशाल और भव्य सभ्यता बनाने के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा था, कौन सी शक्ति काम कर रही थी, कि जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने 3000 साल में, 6000 साल पहले खेती करना ही प्रारंभ किया था, उसने विकसित व्यापार, विकसित नगरीय योजना, भव्य नगरीय योजना और इतनी विशाल, सबसे, ये चारों सभ्यता में सबसे विशाल सभ्यता भी थी, सबसे विशाल सभ्यता की खोज कर चुके होते हैं। तो ये भी इनका एक अनूठा प्रकरण है, जिस गुत्थी को, जिस व्यवस्था को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस बात को भी हम समझेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता ने 3000 सालों में ही इतनी विशाल भूभाग पर इतनी विशाल संरचना या फिर इतनी विशाल सभ्यता का विकास कैसे करते हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता जब भी पढ़ें तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि उनके उदय की जो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इसमें भी कई अलग अलग सारे मत हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी का कहना है कि ये मेसोपोटामिया को उपनिवेश था, किसी का कहना है कि हमारे देश की कृषक संस्कृति से उसका उपज हुआ है, किसी का कहना है ईरानी बलूची संस्कृति से उपज हुआ है। इसमें कई सारी कंट्रोवर्सी है। इस विवाद को, कंट्रोवर्सी को समझते हुए हम इनके उदय, पतन और इसकी जो अलग अलग विशेषता हैं, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला संस्कृति, व्यापार, विदेशी व्यापार को समझने का प्रयास करेंगे। और इस समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता बाद के दिनों में या आज के दिनों में इसकी क्या भूमिका है। तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है, पहले सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन। और ये विश्व की 4 सभ्यताओं, विश्व में प्राचीन काल की 4 सभ्यताओं में एक हड़प्पा सभ्यता भी है जो अपने देश में स्थित है। इसके सारे फैक्ट और कंसेप्ट की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा और बताने का प्रयास करेंगे आपके सवाल कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं, किस प्रकार से आप सवाल को लिख सकते हैं। थैंक यू।